So good evening students, welcome to KSIS Academy. Welcome to KSIS Academy students. Good evening. आज हम लोग बीपीएससी मेंस का टॉपिक लेंगे और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। आज का टॉपिक है कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। बीपीएससी मेंस में या मेंस के एग्जामिनेशन में, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक एडवांस लेवल का स्टडी होता है, एडवांस स्टेज होता है, जिसमें हम लोगों को जो फाउंडेशन में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, उस फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। एक किसी भी मुद्दे पे व्याख्या करना पड़ता है। We have to analyze certain important things, and this analysis is based upon our concepts that we have done in foundation course. तो ये एडवांस लेवल का कोर्स होता है और इसके आंसर में हम लोग को बहुविषयीय दृष्टिकोण रखना होता है। We have to use a multidisciplinary approach. जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग ज्योग्राफी का इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक्स का ये सब पेपर ही है, इकोनॉमिक्स देखेंगे, सरकारी परियोजना क्या क्या है वो देखेंगे, कृषि का यंत्र क्या क्या है, कृषि की योजनाएं क्या क्या है, सिंचाई क्या व्यवस्था है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन स्कीम्स बीइंग कैरिड आउट इन बिहार, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, प्रौद्योगिकी जो सहायता दी जा रही है, जो सब्सिडी दी जा रही है, ये सारा मुद्दा जो है हम लोग जो है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एडवांस स्टेज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन में आंसर लिखने के लिए, मेंस के आंसर लिखने में के लिए हम लोग को वर्ड्स का, सही शब्द का चयन करना होता है। तो चलिए विल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो ये हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। चूंकि हम लोग ये मेंस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो एक इसको इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक को देखिए, हम शुरू करने से पहले इस टॉपिक के बारे में या इसकी पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड को आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो आपके भी आंसर में इस तरह का बैकग्राउंड फिगर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट with a very important quotation. George Washington, he said, agriculture is the most healthful, most useful and most noble employment of man. इसका मतलब ये है कि कृषि जो है सबसे स्वास्थ्य प्रद है, सबसे उपयोगी है और सबसे नेक रोजगार है। जॉर्ज वॉशिंगटन ये कहे थे कि कृषि सबसे स्वास्थ्यप्रद, सबसे उपयोगी और सबसे नेक रोजगार है। So George Washington has said that agriculture is the most healthful, सबसे स्वास्थ्यप्रद, most useful, सबसे उपयोगी, and most noble employment of man, सबसे नेक रोजगार है। तो हम लोग आज का डिस्कशन जॉर्ज वॉशिंगटन के कथन से स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं बिहार में
और इसके सहवर्ती क्षेत्र कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्र का महत्व, why we should concentrate on agriculture and its allied activities in Bihar, what is the importance of agriculture in Bihar। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन अ स्टेट लाइक बिहार जैसे राज्यों में, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं बिहार जैसे राज्यों में, why we are concentrating on this point in a state like बिहार जैसे राज्यों में कृषि का अपना महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 में बिहार का विभाजन होने के बाद जितनी भी इसका खनिज संसाधन है वो झारखंड में चला गया। You have seen that with the division of Bihar in 2000, most of the mineral resources has gone to Bihar। इसलिए बिहार के पास एक ही विकल्प बचता है, वो कृषि में विकास करे, कृषि आधारित उद्योग रखे और इसी के विकास पर जो है बिहार की विकास निर्भर है। अतः बिहार की आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो कृषि और कृषि के सहवर्ती क्षेत्र पर निर्भर होना चाहिए, ये एक सही रणनीति है। सो इन अ स्टेट लाइक बिहार द इकोनॉमिक एक्टिविटी should concentrate on the development of agriculture and allied sectors। क्यों बिहार की आर्थिक गतिविधि कृषि और उसके आर्थिक क्षेत्र की विकास पर निर्भर है, इसका क्या महत्व है, इससे क्या फायदा है? क्योंकि यदि हमारा विकास मूलक रणनीति, इफ आवर ग्रोथ मॉडल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर, we will have some benefits। What are those benefits? The benefits are, it has links with food and nutritional security। It has links with food and nutritional security। इसका मतलब है खाद्य और पोषण संबंधी, यदि आप कृषि कार्य पर केंद्रित रहेंगे तो खाद्य सामग्री, फूड और पोषण संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य के हिसाब से पोषण संबंधी सुरक्षा आपको मिलेगा। सो द फर्स्ट एडवांटेज विथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इज दैट यू हैव फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। दूसरा इसका महत्व है कि इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कृषि में, बिहार में यदि कृषि में विकास होता है तो ये रोजगार का भी सृजन करेगा, ये रोजगार का भी सृजन करेगा। और यदि कृषि का विकास होता है तो ये जीविका का भी काफी अवसर पैदा करेगा, जीविका के अवसर में सुधार लाएगा। इट विल हैव एन एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी इन लाइवलीहुड। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इस स्टेप और दूसरे स्टेप के कारण बिहार में गरीबी उन्मूलन होगा, बिहार में गरीबी का निवारण होगा। बिकॉज ऑफ द एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द एनहांस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, the income in Bihar will increase। There will be a rise in income of residents of Bihar, and undoubtedly poverty alleviation will be also done। So इसको फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स कि बिहार जैसे राज्य में
यदि कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में हमारी रणनीति विकास मूलक है, इन अ स्टेट लाइक बिहार, and if our economic activity is concentrated on agriculture and allied activities, we will have many advantages. बहुत सारे अवसर हम लोग को मिलेगा। सबसे पहला अवसर मिलेगा कि हम लोग को खाद्य सुरक्षा रहेगा, मीन्स वी विल हैव अ फूड सिक्योरिटी। बहुत ज्यादा खाद्य अनाज को हम लोग आयात करने की जरूरत नहीं है। इसका हम लोग परिणाम आगे के डिस्कशन में देखेंगे। हम लोगों में स्वास्थ्य के बिंदु से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एक पोषण संबंधी सुरक्षा हम लोग के पास अपने आप रहेगा। मींस जो प्रॉब्लम है पोषण का, कुपोषण का, न्यूट्रिशन का और मैल न्यूट्रिशन का, वी विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल एनरिच्ड फूड आइटम्स हम लोग को लोकली अवेलेबल होगा। तो स्थानीय रूप से पोषण तत्व खाद्य के द्वारा हमारे पास सुनिश्चित रहेगा। यदि इस तरह से कृषि में विकास होता है तो रोजगार का सृजन होगा। अधिकांश क्षेत्र में, कृषि के अधिकांश क्षेत्र में रोजगार का निर्माण होगा। जीविका के अवसर और बहुत ज्यादा मिलेंगे और रोजगार का सृजन होता है, जीविका का अवसर मिलता है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली इनकम विल राइज। और यदि आय बढ़ता है तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से हम लोग गरीबी उन्मूलन के राह पे चल सकते हैं। वी कैन गो फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? शैल वी मूव ऑन? स्टूडेंट्स, समझ में आया? शैल वी मूव ऑन टू अनदर स्लाइड? शैल वी मूव ऑन टू अनदर स्लाइड स्टूडेंट्स? तो चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन में ही हैं, थोड़ा सा अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि विगत 20 वर्षों में इन द लास्ट 2 डिकेड्स बिहार के अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव आया है। कहने का मतलब है कि विगत 2 वर्षों में बिहार के आर्थिक क्रिया में, बिहार के आर्थिक गतिविधियों में, बिहार के आर्थिक संरचना में एक ढांचागत बदलाव आया है। कहने का मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन बिहार इकोनॉमी। वी कैन व्यू दिस चेंज। We can definitely say that this change we can view from the last 2 decades. In fact, from the last 2 decades, there is a structural change in Bihar economy. अब इस structural change को, इस ढांचागत संरचना, मेंस में जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। The way you use the word, और हर एक शब्द का अपना एक महत्व होता है। तभी आपको मार्क्स मिलेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। हम लोग ये बात कहें कि पिछले 2 दशक में धीरे धीरे बिहार में ढांचागत परिवर्तन हो रहा है। ढांचागत परिवर्तन कहाँ हो रहा है? आर्थिक क्षेत्र में। तो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा
फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये दिखाई दे रहा है, इसको जूम कर देते हैं। ये किसी भी आर्थिक व्यवस्था का संरचना है। दिस इज अ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ एनी इकोनॉमी। ये किसी भी आर्थिक क्षेत्र का संरचना है। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर एनी इकोनॉमी। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में देखिए 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र ये है जिसको कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये हम लोग फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र, यानी जो हम लोग पर्यावरण से, प्रकृति से डायरेक्ट दोहन करते हैं, समथिंग दैट इज वेरी डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ नेचुरल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो है इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कोल से, आयरन से स्टील बन रहा है, लकड़ी से फर्नीचर बन रहा है। तो कच्चे माल से एक आप वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा क्षेत्र होता है जिसको कि हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको कि टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, मेडिसिन, टीचर, ये सारा जो है आपका सेवा क्षेत्र है। आप जिस क्षेत्र के लिए, आप जिस आईएएस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, जिस बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इस सेवा क्षेत्र में ही, टर्शियरी सेक्टर में ही जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी और भी संरचनात्मक क्षेत्र होता है, चतुर्थक, फिफ्थ। you have many types of sectors can be divided up to 5th stage also, but right now we are concentrating on the first 3 sectors, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन क्षेत्र पे हम लोग अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। ये फाउंडेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट को हम लोग लेते हैं एक्सप्लेन करने में बिहार की अर्थव्यवस्था को। तो बिहार की अर्थव्यवस्था को आप ये देखेंगे कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उस पे हम लोग ये बात किए हैं कि यहां पे बिहार के जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज घरेलू उत्पाद में यदि तीनों क्षेत्र का योगदान हम लोग देखें, सकल राज घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो सकल राज घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्र का योगदान देखते हैं। विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स इन जीएसडीपी ऑफ बिहार। तो हम लोग को यह निष्कर्ष मिलता है कि 2001 के वित्तीय वर्ष में, 2000-2001 फाइनेंशियल ईयर, 2001 के वित्तीय वर्ष में जो आपके कृषि क्षेत्र का योगदान था, जो आपके प्राथमिक कृषि क्षेत्र का जो योगदान था बिहार के जीएसडीपी में,
बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वो 35.8% था। ये है 2001 में। और इसी को 2017-18 में कृषि क्षेत्र का योगदान अब घट के हो गया है 2001 में 35.8% था, 2017-18 में ये घट के 19.7% हो गया। तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बिहार के अर्थव्यवस्था में, बिहार के जीएसडीपी में ये कम हो गया है। और बिहार के जीएसडीपी में, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2017-18 का डाटा पे यदि हम लोग 2001 से तुलना करें तो कहां 35.8% था इसका योगदान का प्रतिशत, अब ये घट के 19.7% हो गया है, 19.7% हो गया इन 2017-18। ये इसका योगदान घट गया। इसका योगदान क्यों घटा? क्योंकि इसकी जगह जो है, जो आपके कृषि क्षेत्र का जो जगह है, वो बिहार में तृतीय क्षेत्र ले लिया है। तो तृतीय क्षेत्र का बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसके योगदान का विस्तार हुआ है। द टर्शियरी सेक्टर इन द जीएसडीपी ऑफ बिहार हैज इंप्रूव्ड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी of Bihar has improved, and simultaneously the contribution of agriculture in the GSDP of Bihar has decreased from 35.8% to 19.7% in 2017-18. So इस आधार पे इस डाटा के आधार पे जो हम लोग 19.7% का डाटा देखें, इसके आधार पे 2000 से लेके 2017-18, तो आप एक अंदाज के आधार पे ये कह सकते हैं कि पिछले 2 दशक का जो डाटा, करीब 2 दशक का डाटा आपको ये बताता है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। देयर इज अ structural change in the economy of Bihar. Right? समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टूडेंट्स? ये प्लीज कमेंट, यदि समझ में आया तो आप कमेंट करें ताकि हम लोग दूसरे स्लाइड पे चल सके। If you have understood, please do let me know. If you have understood, please do give your comments ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। Students, can we go ahead? आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में ढांचागत परिवर्तन हो चुका। बिहार के आर्थिक गतिविधियों में स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ गया। लेकिन क्या इससे कृषि का महत्व कम हो गया? द नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस whether the importance of agriculture sector has declined, and the answer is no. हालांकि बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम हो गया, लेकिन इसके महत्व को आप कम नहीं आंक सकते। एग्रीकल्चर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार। वाई? ऐसा क्यों? कृषि का बिहार में अपना क्यों महत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन, more than 70% of the population of Bihar is dependent upon agriculture and allied activities. हालांकि
तृतीय क्षेत्र का योगदान बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, बिहार के जीएसडीपी में, बिहार के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बढ़ गया है। लेकिन कृषि का महत्व कम नहीं है। कृषि का महत्व कम नहीं है क्योंकि आज भी बिहार की आबादी का 70% से अधिक लोग कृषि या इसके सहवर्ती या इससे सहयोगी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट एग्रीकल्चर on this economic activity more than 70% of the populations are still dependent. Second point ये है कि bifurcation of बिहार, बिहार का विभाजन हो गया 2000। तो बिहार का विभाजन 2000 में हुआ तो इससे बिहार का अधिकांश जो खनिज संसाधन है वो झारखंड में चला गया। अतः बिहार को विकास के लिए, if you want to have a development in the economy of बिहार, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को एग्रीकल्चर पे ध्यान देना होगा, कृषि पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और कृषि आधारित उद्योग पर भी हम लोग को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो फॉर दिस टू रीजंस जो है, एक तो आबादी जो कृषि व्यवस्था पर आश्रित है और दूसरा हमारे पास खनिज संसाधन ना के बराबर है, तो कृषि की अपनी एक महत्व है बिहार की अर्थव्यवस्था में। इसलिए अब सवाल उठता है कि एक अधिकारी की तरह, याद रखिएगा हम लोग मेंस का आंसर लिख रहे हैं और मेंस के आंसर लिखने समय एक अधिकारी का व्यूज आपको देना है। एक अधिकारी के रूप में आप क्या सोचते हैं? तो अभी तक का जो डिस्कशन हुआ उस आधार पे आपके पास कुछ निष्कर्ष होना चाहिए, आपके पास कुछ कंक्लूजन होना चाहिए। तो वो निष्कर्ष क्या है? तो वो निष्कर्ष है आपका कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। कहने का मतलब है कि बिहार की आर्थिक गतिविधि में वृद्धि चाहते हैं तो आपका रणनीति जो होना चाहिए वो विकास मूलक हो। और ये रणनीति विकास मूलक यदि हो तो ये समग्र बिहार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। तो समग्र विकास के लिए आपको विकास मूलक रणनीति लाना है और इस रणनीति में कृषि का एक महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए, है ना। कृषि का एक महत्वपूर्ण दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक के डिस्कशन पे जो आप कंक्लूजन निकालेंगे उस कंक्लूजन में, निष्कर्ष में आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक है रणनीति, दूसरा है विकास मूलक रणनीति, समग्र विकास, चौथा है कृषि का महत्वपूर्ण स्थान। इन सब शब्दों को जोड़ दीजिए तो आपका निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि बिहार के समग्र विकास के लिए विकास मूलक रणनीति होना चाहिए और बिहार के समग्र विकास के लिए विकास मूलक रणनीति होने से ऐसे रणनीति में कृषि को एक महत्वपूर्ण दर्जा मिलना चाहिए। उस रणनीति में एक कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। यह पहला निष्कर्ष है। इंग्लिश में सुन लीजिए। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी वर्ड्स, क्योंकि अब आपको कंक्लूजन देना है। तो स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट
strategy, overall growth and vibrant agriculture. कहने का मतलब है कि in order for the overall development of Bihar economy, your strategy should be development oriented, and in this development oriented strategy, agriculture should have an important place. तो पहला ये निष्कर्ष आपका निकलता है। अब आप एक अधिकारी की तरह अपनी बात को आप साबित करेंगे, प्रामाणिकता देंगे, और इकोनॉमिक साइंस में चार्ट चाहिए, इसमें आपको ग्राफ चाहिए, इसमें डाटा चाहिए, तभी आपका आंसर जो है A1 क्लास में आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग स्टेटमेंट बोले, पहला निष्कर्ष, उस निष्कर्ष को हम लोग फिर से आगे साबित करते हैं। सवाल उठता है कि आपके निष्कर्ष में यह बात आई कि कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए विकास मूलक रणनीति में, तो इसके क्या फायदा है? What are the advantages if agriculture has an important place in the growth oriented development strategy? तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब विकास मूलक कृषि रहेगी, जिसमें कि लाभप्रद कृषि हो, जिसमें कि आपका टिकाऊ कृषि हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर हो, तो ऐसे स्थिति में कृषि कार्य के समय अवसर मिलता है रोजगार का, और कृषि कार्य के बाद जो आप फसल बाजार में बेचेंगे, उसका निर्यात करेंगे, वो राष्ट्रीय परिदृश्य पे आएगा, वो इंटरनेशनल एरिना पे आएगा, जो आपका निर्यात होगा, तो कृषि कार्य के पश्चात भी जो है अवसर का सृजन होगा। तो बोथ ऑफ फार्मिंग एंड ऑन फार्मिंग अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। तो विकास मूलक यदि कृषि में रणनीति हो, तो कृषि कार्य के समय भी अवसर मिलेगा, और कृषि कार्य के पश्चात, चूंकि ये विकास मूलक है, बाजार मूलक है, ये आपका उद्मुखी है, तो आप इसके निर्यात और कितनी सारी गतिविधियां हैं उसमें भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और यदि इस तरह का अवसर मिलता है तो डेफिनेटली आपके यहाँ गरीबी का भी उन्मूलन होगा। यदि इस तरह का स्ट्रेटजी यदि अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ पॉवर्टी एलिविएशन भी होना है। तो डेफिनेटली आपके यहाँ गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का निवारण होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आई बात? एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोग को? एनी प्रॉब्लम? देखिए, हम लोग ये मेंस के तहत, बीपीएससी मेंस के तहत एग्रीकल्चर सेक्टर, एलाइड सेक्टर, सहवर्ती क्षेत्र जैसे कि मत्स्य पालन हुआ, पशुधन हुआ, एक्वा कल्चर हुआ, तो ये सब पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने आप को आंसर करने के लिए इसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन जो है, जो प्रस्तावना आपका रहेगा, वो आपका क्वेश्चन के आधार पे ही रहेगा। लेकिन हम इसको इस तरह से स्टार्ट किए ताकि आपको समझ में आए। तो आपको भी अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करके पहले पैराग्राफ में ही एग्जामिनर को बता देना है, अपने सही शब्दों के इस्तेमाल से, अपने शब्दों का प्रामाणिकता के साथ, प्रूफ के साथ, एक ठोस रणनीति के साथ अपने आंसर को बताना है, ताकि पहला पैराग्राफ में ही एग्जामिनर समझ जाए कि दिस स्टूडेंट नोज एंड दिस स्टूडेंट डिजर्व्स गुड मार्क्स। तो ये चर्चा को हम लोग आगे ही बढ़ाते हैं। यदि आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। यदि समझ में नहीं आया है तो वी आर गोइंग टू ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। तो इसमें आप जो है एक बार
अपने व्हाट्सएप के मेथड से या कमेंट से आप हमको बता दें कि आप पॉइंट समझ नहीं आया, ताकि इस डिस्कशन को हम लोग ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स ब्रेक फॉर 5 minutes, and in 5 minutes we'll again meet to further carry out this discussion. Thank you.